प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आपका वीकली टेस्ट प्रोजेक्ट रेल के तहत विद्यालय में लिया जाता था, वही सब क्वेश्चन का पहला पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। यदि उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या ऊपर आई बटन पर या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 2023 में प्रोजेक्ट रेल के तहत जो भी प्रश्न अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल चूंकि ये आंसर दिया गया है और ये क्वेश्चन भी ऑफिशियल हर स्कूल में इसका एग्जाम लिया गया था, तो उसी को आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव रहता था और 11 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता था। तो मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल है जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लाए जाते हैं, मतलब लेन देन के काम में आता है। निवेश गुणक क्या है? तो डिलार्ट के शब्दों में निवेश में की गई वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। इस गुणक का फॉर्मूला है K बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, जिसमें K गुणक है, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन है और डेल्टा वाई जो है आय में परिवर्तन है। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों में निम्नलिखित अंतर है कि केंद्रीय बैंक एक उच्च बैंक है, यह सब बैंकों का बैंक है। इसके विरुद्ध व्यापारिक बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। व्यापारिक बैंक लाभ अधिकतरीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। व्यापारिक बैंक साख निर्माण के माध्यम से साख के प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। व्यापारिक बैंक सामान्य जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और व्यक्तियों तथा परिवारों को ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं करता क्योंकि यह सरकार का बैंक होता है। अगला है, केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, व्यापारिक बैंक के पास ऐसा अधिकार नहीं है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक मामलों पर सरकार का सलाहकार है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध की व्याख्या करें। तो ये आप देख सकते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब होता है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, और आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। दोनों का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का ये फॉर्मूला है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का ये फॉर्मूला। हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। बस इस मान को यहाँ हमको बैठा देना, डेल्टा सी जो है उसके जगह ये बैठा देंगे प्लस ये बैठा देंगे, तो ये बैठ गया। अब यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लिया गया है, तो ऊपर में डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बच जाएगा। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बराबर क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं डेल्टा वाई है, तो इसके जगह पर हम लोग डेल्टा वाई बैठाएंगे। कट गया तो 1 बचा, तो आपका क्या बन जाएगा, एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1 बचेगा, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। यदि एम पी सी का मान निकालना है तो इसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, एम पी सी बराबर 1 माइनस एम पी एस हो जाएगा। और यदि एम पी एस का मान निकालना है तो 1 माइनस एम पी सी होगा। एम पी एस क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, मतलब जो भी आप कमाए हैं उसमें खर्च करने के बाद जो बचाते हैं या जो आपका बच गया वो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाएगा। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसको बताएंगे ताकि आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा 2023 वाला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य, हम केवल पॉइंट बता दे रहे बच्चों, आप इसको डील देख लीजिए कैसे लिखा हुआ, ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है। तो मुद्रा जारी करना मतलब केंद्रीय बैंक ही पैसा जारी कर सकता है, ठीक है। सरकार का बैंक, इससे आम जनता लेन देन नहीं करती, इससे सरकार लेन देन करता है। जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिएगा क्योंकि ये ऑफिशियल दिया हुआ आंसर है। तीसरा है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। फिर है, बैंकों का निरीक्षण करता है किस किस रूप में, तो यहाँ आप पॉइंट देख सकते हैं। अंतिम ऋणदाता है,
देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, साख मुद्रा का नियंत्रित करता है, आंकड़े इकट्ठा करना, अन्य कार्य में इसका ये सब काम है। अगला है सकल मांग एवं सकल पूर्ति द्वारा आय एवं रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा वर्णन करें। तो आय के जिस स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती उस आय को संतुलन आय कहते हैं। तो समग्र पूर्ति का फॉर्मूला होता है ए एस। समग्र पूर्ति को हम लोग क्या कहें, एग्रीगेट सप्लाई। ए एस बराबर वाई सी प्लस एस होगा। और वहीं समग्र मांग का या कुल मांग का फॉर्मूला होगा ए डी बराबर वाई, लिख सकते हैं ए डी बराबर वाई बराबर सी प्लस आई। इसमें देखिए सी प्लस एस होता है पूर्ति में और इसमें सी प्लस आई होता है मतलब मांग में। संतुलन कहाँ होगा, जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, संतुलन के लिए ए एस बराबर ए डी कर देंगे। अब ए एस का तो मान यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, y बराबर सी प्लस एस है, तो हम लोग सी प्लस एस को लिख दिए। और ए डी बराबर है सी प्लस आई, सी आपका कट गया तो एस बराबर वाई। तो यहाँ पर इस प्रकार ए एस और ए डी की समानता में ही एस और आई की समानता निहित है। एस मतलब हो गया बचत और आई हो गया विनियोग, मतलब बचत और विनियोग यहाँ बराबर हो जाएगा, जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये है आपका समग्र पूर्ति का रेखा, ये है आपका समग्र मांग का रेखा। यहाँ क्यू बिंदु पर बराबर हो रहा है, तो उसी तरह ये है विनियोग का रेखा और ये है बचत का रेखा, ये भी यहाँ क्यू पर बराबर हो रहा है। चित्र को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चित्र में क्यू बिंदु पर संतुलन हो रहा है यहाँ, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं संतुलन कहाँ पर हो रहा है, तो क्यू बिंदु पर, यहाँ भी और यहाँ भी। ये जो संतुलन है ये बताता है ए एस बराबर ए डी के हिसाब से, और ये जो संतुलन है एस बराबर आई के हिसाब से बताता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि चित्र में क्यू बिंदु पर संतुलन हो रहा है जहां नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर है, अतः आय उत्पादन रोजगार क्यू एल निर्धारित होती है। यहाँ आय और उत्पादन कितना निर्धारित होगा, क्यू एल, मतलब यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग तालिका में दिखा सकते हैं, तो तालिका को हम लोग देख लीजिए बच्चों। बचत और विनियोग कहाँ बराबर हो रहा है, तो यहाँ आप देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आई और एस आपका बराबर हो रहा है, कहाँ पर, ये जो है ये 100, ये आपका ये है एस और ये है आई, यहाँ पर आपका बराबर हो रहा आई बराबर एस। तो ये आपका 300 जो है वो संतुलित आई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है संतुलन एस बराबर आई बराबर 100 पर स्थापित होता है, वाई का संतुलन स्तर 300 है। अब है बजट का घटक है, तो बजट के दो घटक है, बजट प्राप्ति और बजट व्यय दोनों। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर है तो आयकर और उपहार कर दोनों है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट का उपदेश क्या होता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्न में अप्रत्यक्ष कर है तो विक्रय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्न में राजकोषीय नीति, उपर्युक्त सभी। सरकार का वैसा खर्च जिससे प्रकार का परिसंपत्ति सृजन नहीं होता है कहलाता है, तो ये राजस्व व्यय। असंतुलित बजट में व्यय आय से अधिक होता है। निम्न में पूंजीगत व्यय है, उपर्युक्त सभी। बजट का अवधि होता है 1 वर्ष। फिर यहाँ से है बजट को परिभाषित करें, तो बजट वह वित्तीय विवरण होता है जिससे सरकार का आगामी व के लिए संभावित आय एवं नियोजित व्यय का विवरण अथवा लेखा जोखा होता है। मतलब आने वाले वर्षों में सरकार का खर्च और आय का जो लेखा जोखा होगा वो बजट कहलाएगा। बजट के उद्देश्य को लिखे, तो बजट के उद्देश्य को आप देख सकते हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, आय एवं धन के पुनर्वितरण करना, रोजगार का अवसर सृजन करना। फिर राजस्व व्यय क्या है, तो राजस्व व्यय जो है वो सरकार द्वारा की गई वह व्यय होता है जिससे ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का सृजन होता है और ना ही सरकार की उत्तरदायित्व कम होती है। प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो ये प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करें, तो दोनों में मुख्य अंतर यहाँ पर टेबल के माध्यम से बताए हैं। प्रत्यक्ष कर क्या है, जिस पर टैक्स लगाया गया वही टैक्स का भुगतान करेगा। अप्रत्यक्ष कर है कि जिस पर टैक्स लगाया गया है वो टैक्स का भुगतान ना करके दूसरे पर टाल देगा।
तो यह कर प्रत्यक्ष कर के रूप में उसी व्यक्ति को चुकाना या भुगतान करना पड़ता है जिस पर यह कर सरकार द्वारा लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर में कि यह कर उन व्यक्तियों द्वारा नहीं भुगतान करना पड़ता जिस पर यह कर सरकार द्वारा लगाया जाता है, बल्कि उसे दूसरों पर टाल दिया जाता है। आयकर, संपत्ति कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को जो है दूसरों पर टाला जा सकता है। इसमें कर भार एवं कर दबाव दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, और इसमें कर भार एवं कर दबाव दोनों अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। संतुलित बजट, असंतुलित बजट एवं घाटे के बजट की व्याख्या करें। तो संतुलित बजट के बारे में पहले बताया गया है। संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार का संभावित आय एवं नियोजित व्यय दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। संतुलित बजट का फॉर्मूला है सरकार का संभावित आय बराबर सरकार का नियोजित व्यय। असंतुलित बजट क्या हो जाएगा? तो असंतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार का नियोजित व्यय संभावित आय बराबर नहीं होता। यह निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं, घाटे का बजट और बजट अधिक। घाटे का बजट का है कि यह वह बजट होता है जिसमें सरकार का नियोजित व्यय संभावित आय से अधिक होता है। घाटे का बजट का फॉर्मूला है नियोजित व्यय ग्रेटर देन संभावित आय। अगला है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वहां के समस्त संसाधनों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इनमें से शुद्ध साधन विदेशी आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। साथ ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। मूल्यह्रास मतलब होता है कि मशीन चलते चलते अगर घिस जाता है तो उसके रख रखाव में जो खर्च होता है उसको हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी प्लस शुद्ध साधन विदेशी आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर। मिश्रित आय किसे कहते हैं? तो स्वनियोजित कर्मचारियों व अनिगमित उद्योगों की आय को मिश्रित आय कहते हैं, क्योंकि यह लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ का मिश्रण होता है। स्वनियोजित उद्यम उत्पादन में मुख्यतः अपनी ही भूमि, श्रम व पूंजी आदि का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी समस्त आय में से लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ आदि को अलग अलग करना कठिन होता है। फलस्वरूप उसके लाभ को मिश्रित आय कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह आपको लिख देना है बच्चों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाए। उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इस अंतर को आप देख सकते हैं इसी तरह। ये आंसर जो है बच्चों ऑफिशियल दिया गया है, ये आपको DRGP 82 साइट पर भी मिल जाएगा, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अलग अलग जिस डेट में एग्जाम हुआ वही डेट करके बनाया गया है। ये मैंने सम्मिलित मिला के वीडियो बनाया है। तो यहाँ 15 है, निम्न कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। तो यहाँ मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग 250 दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष कर 40, निश्चित करों का उपभोग, उत्पादन का मूल्य दिया हुआ। तो ये आपका फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और इस फॉर्मूला में क्या है आपको पुट कर देना है मान को इस टेबल से देख के, तो आपका 410 आ जाएगा। दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बताएं। तो यहाँ दो क्षेत्र को बताना है। तो पहला क्षेत्र परिवार होता है, दूसरा क्षेत्र जो होता है उत्पादक क्षेत्र होता है। तो आप देख सकते हो बच्चों वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम उसको थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है आपका परिवार, दूसरा क्षेत्र है आपका फर्म। इसके पास संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध इसके पास, ये आप फर्म को देता है। फर्म साधनों का प्रयोग करके उत्पादन करता है और उत्पादन को परिवार को देता है। बदले में परिवार क्या करता है, इसको भुगतान करता है, पैसा का भुगतान करता है, और जो साधन इससे लिया था फर्म, इसके बदले उसको साधन भुगतान करता है। तो इसी को हम लोग दो चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दें। तो पूर्ण प्रतियोगिता का परिभाषा है बोल्डिंग के शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। विक्रेता समरूप वस्तु को एक समान कीमत पर बेचते हैं। फर्म द्वारा कीमत निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। अगला है बाजार को परिभाषित करें। तो बाजार का आशय किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे समूह की उपस्थिति से होता है जिसमें स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता हो, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की बाजार में एक कीमत हो। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता की
कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करे। तो इसको हम बढ़ा देते हैं बच्चों, थोड़ा इसको देख लीजिए आप लोग पॉइंट को, और डिटेल में जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिएगा। फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या, क्रेताओं की अधिक संख्या, एक समान या समरूप वस्तुएं। अगला है एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती है क्यों? तो एकाधिकार जो है वो बेचने वाला अकेला होता है, ठीक है, तो वो अपने मन से जो चाहे वहाँ दाम ले सकता है, विभिन्न बाजार में वह विभिन्न दाम को रख सकता है, इसीलिए एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होता है। इसमें हम अपने भाषा में समझा दिए, जैसे लिखा हो वैसे लिखिएगा, ठीक है। अगला है बाजार कीमत और समान कीमत में अंतर कीजिए। तो बाजार कीमत और समान कीमत में अंतर है, पहला अंतर को आप देख लीजिए, बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है जबकि समान मूल्य दीर्घकालीन होता है। यह वास्तविक मूल्य होता है जबकि समान काल्पनिक होता है। बाजार वाला जो है वो मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्ति द्वारा निर्धारित होता है जबकि यह अस्थायी शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। तो ये मुख्य अंतर है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो मूल्य निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। हम अपनी भाषा में बता दे रहे बच्चों, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में मिल जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या है, ये मांग का रेखा, ये पूर्ति का रेखा, दोनों का हम मान लीजिए ई बिंदु पर बराबर है, तो बाजार में मूल्य ओपी हो जाएगा और मांग और पूर्ति ओक्यू हो जाएगा। तो इस तरह बाजार में मूल्य निर्धारित होता है। यहाँ पर हम लोग इसको अगर मैथमेटिकल दिखाना चाहते हैं तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ये है मांग का फॉर्मूला, डी बराबर अल्फा माइनस ए पी, और पूर्ति का फॉर्मूला होगा बी एस बराबर बीटा प्लस बी पी। इसमें डी मांग को बताएगा, पी मूल्य को बताएगा, वाई अक्ष का कटान बिंदु बताएगा, इसमें भी वाई अक्ष का कटान बिंदु और ढाल को बताएगा ये, ठीक है। ए जो है वो ढाल को बताएगा और ये बी पूर्ति का ढाल को बताएगा, और पी है सो मूल्य को बताएगा। अब मूल्य कैसे निर्धारित होगा, तो एस बराबर डी हम लोग कर देंगे। एस का मान कितना है तो बीटा प्लस बी पी, डी का मान कितना है तो अल्फा माइनस ए पी। अब पी को उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस इधर प्लस आ जाएगा, बीटा को इधर फेंक देंगे और फिर दोनों में पी को कॉमन ले लेंगे। पी को कॉमन लेंगे और उसके बाद जो पी के साथ है वो भागा में चल जाएगा, यही निर्धारित मूल्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि ये 2023 का प्रोजेक्ट रेल के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे। 2024 और 25 अभी बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।